हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे जो टॉप 20 क्वेश्चन है साइंस के इंडियन आर्मी के जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, उसका डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। लाइव क्वेश्चन हमारे चलने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्वेश्चन बताऊंगा और उसका राइट आंसर बताऊंगा। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना स्कोर बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, चींटी के काटने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एसिड त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें पूछा गया जो चींटी के डंक में आपके कौन सा एसिड पाया जाता है। सिंपल भाषा में मैं बात करता हूँ तो इसमें ऑप्शन डी है, जो फार्मिक एसिड है चींटी के डंक में आपके पाया जाता है। तो अपना आंसर आप मैच करके कमेंट सेक्शन में बताना आपका कितना स्कोर बन रहा है। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित होता है तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो जो प्रकाश की बात करते हैं तो दो प्रतिबिंब यानी दो दर्पण ऐसे हैं, उसके दौरान आपका जो प्रकाश इसमें परावर्तित होता है यहाँ से टकराता है, फिर वापस यहाँ जाता है, फिर यहाँ पर जाता है। तो इस प्रकार ये कंटिन्यू बनता रहेगा और आपके जो प्रतिबिंबों की संख्या है वो आपके इन्फिनिटी यानी अनंत बनने वाली है। तो इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन रहने वाला है, अनंत आपके प्रतिबिंब बनने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु केवल परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती है। तो ऐसी वस्तु है आपके जो केवल परावर्तित प्रकाश के कारण ही दिखाई देती है, तो आपके चांद है। क्योंकि चांद को परावर्तित जो सूर्य की किरणें होती है वो चांद से टकराकर हमारी पृथ्वी पर आती है, जिसके कारण हमें चंद्रमा दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर आपके बी रहने वाला है। अब फोर्थ क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सर्च लाइटों के परावर्तक के रूप में किया जाता है। तो सर्च लाइटों के परावर्तक के रूप में आपके अवतल दर्पण होता है, उसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण में जैसे इस प्रकार हमारा सर्च लाइट है, उसके दौरान यहाँ पर से आप प्रकाश आपका उत्सर्जित होता होगा तो आपको यहाँ से टकरा के वो फैलने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार वो सर्च लाइट आपके अवतल दर्पण के दौरान आपको परावर्तक प्रकाश प्रदान करेगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। स्पीड थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि टाइम हमारा बहुत ही कम है, ठीक है। सबसे पहले हम इनका सभी का डिस्कशन करने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। तो इन चार में से जो ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है वो आपको बतानी है। आयाम आपके ध्वनि तरंग में पाया जाता है, चाल आपकी ध्वनि तरंग में पाई जाती है, आवृत्ति आपकी ध्वनि तरंग में पाई जाती है, लेकिन जो संपीड़न का गुण होता है वो आपके ध्वनि तरंग में नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपके ए रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता है जिसे पावर बोला जाता है कि ऐसा मात्रक आपको बताना है। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक है आपका सभी को पता है, डायोप्टर में मापा जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है, डायोप्टर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था 7 नंबर क्वेश्चन कि ध्वनि जो एक यांत्रिक तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती। तो ध्वनि जो है वो किस माध्यम में आपकी यात्रा नहीं कर सकती, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया था। तो हवा में आपकी कर सकती है ध्वनि तरंग, इस्पात में कर सकती है, जल में कर सकती है, लेकिन जो निर्वात होता है जहाँ पर कोई भी वायु किसी प्रकार का माध्यम नहीं होता है उसे निर्वात बोला जाता है, वहाँ पर आपकी ध्वनि तरंग यात्रा नहीं कर सकती। और कमेंट सेक्शन में बताना जो ध्वनि तरंग की आपकी चाल है वो कितनी होती है। अगला क्वेश्चन है, पानी में क्लोरीन की गोलियां या डैश मिलाकर क्लोरीकरण किया जाता है। तो पानी में जो क्लोरीकरण आपके किया जाता है, एक तो क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती है और एक ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर आपका पानी का क्लोरीकरण किया जाता है। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर ज़रूर बताना और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ठीक है। और एक बात अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13, निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखने पर अग्नि के प्रति सुग्राह्यता का गुण प्रदर्शित करती है। तो धातु को खुले में रखने पर कौन सी ऐसी धातु है जो अग्नि के प्रति आपका सुग्राह्यता का गुण प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके जो पोटेशियम है वो आपके जल्दी जो आप धूप में रखोगे तो आग पकड़ लेगी, ठीक है। ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 क्वेश्चन हमारा हो गया है। 14 की बात करते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है। तो सबसे भारी गैस आपके रेडोन रहने वाली है। बाकी ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन है, ये आपके रेडोन की तुलना में हल्की गैसें होती है। तो ऑप्शन ए नंबर आपका रेडोन आंसर राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 क्वेश्चन है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है।
तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट आपको दे रखा है वो आपको इसमें पहचानना है। तो पहला है यह जीवन रक्षक गैस है। सेकंड है ये रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। थर्ड ऑप्शन है ये पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है ये वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है। तो सबसे पहले बात करता हूँ, सबसे पहला ऑप्शन ये आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है जिसका आपका सिंबल होता है CO, ये आपके कार्बन डाइऑक्साइड का ही जो अर्धदहन होता है, अर्धदहन उसके कारण ये उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये बहुत ही जहरीली गैस होती है। तो ये जीवन रक्षक ना होकर जीवन भक्षक होती है। ठीक है, ऑप्शन ए नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 16 की। तो निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ठोस अपशिष्ट का जैव अपघटनीकरण रूप है। ठीक है, तो ठोस अपशिष्ट का जो जैव अपघटनी रूप है वो आपके कौन सा है। टायर का आपका जैव अपघटनीकरण हो सकता है, या प्लास्टिक का हो सकता है, या कांच का हो सकता है, या कंपोस्ट का। तो आपको सबको पता है कंपोस्ट जो खाद होती है उसका जैव अपघटनीकरण होता है, लेकिन इन तीनों का नहीं होता है। तो ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर हमारे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है। तो बहुकोशिकीय जीव आपको बताना है। तो क्लेमाइडोमोनास, स्पंज, अमीबा या पैरामीशियम, इनमें से कौन सा आपका जो बहुकोशिकीय जीव है ये आपके है स्पंज। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर जो स्पंज है वो आपके बहुकोशिकीय जीव रहने वाला है। अगले क्वेश्चन 18 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। तो ये तो सबको पता है, ये जीवाणु है जो एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद में अमीबा की बात करता हूँ। तो अमीबा भी एक कोशिकीय जीव होता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे अमीबा आ जाए तो भी आप इसका राइट आंसर अमीबा दे सकते हो। अगले क्वेश्चन 19 की बात करता हूँ। तो 19 क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। ठीक है, अब पहले तो जीव जो एक कोशिकीय जीव पूछा गया था, लेकिन अब कौन सा है एक कोशिकीय जीव नहीं पूछा गया, बाकी तो बहुकोशिकीय हो रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है बैक्टीरिया, जीवाणु, पादप, या प्रोटॉन्स, या शैवाल्स। ठीक है, तो इसमें जो पादप है वो आपके एक कोशिकीय जीव नहीं है, आपके ये पादप बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। आज का लास्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, जो उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देते हैं, यानी जो शिशुओं का जन्म देते हैं उनको, उन जीवों को क्या कहा जाता है, ये हमको पूछा गया है। ऑप्शन ए नंबर है विखंडन, जो फिलीपींस है, फिलिपींस है, या अंडज है, या अंड जरायुज है, या जरायुज है। ठीक है, तो जरायुज है जो विपरस ये आपका साइंस में नाम होता है वो है। ठीक है, ऑप्शन डी नंबर इसका राइट आंसर रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और कमेंट सेशन में अपना स्कोर जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद।